आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे चर्चा करूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर 498A, 294, 323, 506, सेक्शन 34 ऑफ IPC एंड 3 and 4 ऑफ डाउरी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो वो व्यक्ति उस FIR को किस प्रकार से निरस्त करा सकता है, उस FIR को किस प्रकार से क्वैश कराया जा सकता है। साथियों, ये सवाल मेरे पास रोज आ रहे हैं और किसी न किसी कोई न कोई व्यक्ति मुझसे रोज सवाल कर रहा है कि उसके पास क्या तरीका है। और इसकी वजह ये है ये सवाल पूछने की, क्योंकि मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस है मेरा कि 50% केस इस प्रकार के मामलों में जो भी दर्ज कराए जाते हैं वो छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं के आधार पे वाइफ अगर किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गई, कुछ दूसरे लोगों ने बहका दिया, उसके बाद इस तरह के मुकदमे महिला थाने में दर्ज करा दिए जाते हैं और उसके बाद हस्बैंड और वाइफ का कंप्रोमाइज भी हो जाता है। लेकिन कंप्रोमाइज होने के बाद भी साथियों मुकदमे को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे कानून में जो प्रक्रिया है कि मुकदमा किस प्रकार से दर्ज किया जाता है और उसके बाद किस प्रकार से अगर एक बार FIR दर्ज हो गई तो FIR दर्ज होने के बाद फिर आसानी से FIR को रद्द भी किया जा सकता है। उसके बाद फिर आपको लंबी प्रोसेस जो होती है हमारे कानून की, चाहे आप भले ही समझौता आपने कर लिया है, तो उसके बाद आपको अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि किस किस तरीके से कौन कौन सी परिस्थितियां निर्मित होती हैं अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया। अगर आपके बीच और आपकी वाइफ के बीच अगर समझौता भी हो गया है हस्बैंड और वाइफ के बीच, उसके बावजूद भी आपको इस प्रकार के मुकदमों में किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली परिस्थिति होती है कि वाइफ ने 498A का मुकदमा दर्ज करवा दिया और जो हमने साथ में जो धाराएं बताई हैं वो धाराएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो धाराएं सपोर्ट में लगा ही दी जाती हैं। जैसे हमने आपको बताया 294 मीन्स की गाली गलौज के लिए, 506 मीन्स जान से मारने की धमकी के लिए, इसके अलावा 323 सामान्य मारपीट के लिए, और सेक्शन 34 वहां लगाई जाती है जहां की एक से ज्यादा लोग होते हैं, 2, 3, 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो चूंकि जहां भी 498A के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है वहां निश्चित रूप से हस्बैंड के खिलाफ उसमें हस्बैंड को पार्टी बनाया जाता है, सास, ससुर, ननद, देवर, जेठ, ये सभी लोग उसमें पार्टी बन जाते हैं, इसलिए 34 भी ऐड कर दिया जाता है। और 498A आपको पता है वो घरेलू हिंसा के लिए महिला के द्वारा दर्ज कराया जाता है। तो इस प्रकार से जहां भी मुकदमा दर्ज करा लिया गया है, अब उसके बाद मान लीजिए कि आपका और वाइफ का कंप्रोमाइज हो गया। अब कंप्रोमाइज होने के बाद भी हमारे कानून में देखिए कुछ प्रावधान इस प्रकार है कि जितनी भी धाराएं बताई गई हैं IPC में या फिर जो भी स्पेशल एक्ट है, इन धाराओं में जितनी भी धारा है इन सभी के अंतर्गत कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है कानून के दायरे में रह करके। मतलब ये कि अगर आप 498A के अंतर्गत कंप्रोमाइज भी करना चाहेंगे तो भी आप कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे 323 आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, 506 आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, सेक्शन 3 डाउरी एक्ट आप कंप्रोमाइज कर लेंगे और कोर्ट में आप आवेदन दे देंगे CRPC 320 के अंतर्गत कि आप लोगों का समझौता हो गया है, इसलिए आप इस मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहते, आप मुकदमे को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जहां पे साथ में 498A है वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये प्रावधान नहीं है कि वो अगर आपने कंप्रोमाइज कर भी लिया है तो भी वो आपका मुकदमा खत्म कर दें। अब अगर मान लीजिए आपने अन्य धाराओं में तो कंप्रोमाइज कर लिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, लेकिन अगर 498 में कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा। फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि या तो आप हाई कोर्ट जाएं या तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल को कंप्लीट लड़ें। अब ट्रायल को लड़ने का मतलब है कि आपको पेशी पे जाना पड़ेगा, आपकी गवाही होगी, फिर आपका जो एक्सपेंस होगा वो होगा, जो लिटिगेशन का एक्सपेंस होगा, चाहे आपका आने जाने का एक्सपेंस हो, चाहे आपके एडवोकेट की फीस हो, चाहे आपका जो टाइम हो, उस लंबी प्रक्रिया में आप समझ लीजिए आपको 2-3 साल निकल ही जाएगा। इसलिए आपके पास एक तरीका और बचता है कि आप सेक्शन 482 ऑफ CRPC के अंतर्गत आप हाई कोर्ट के थ्रू इस तरह के मामलों को क्वैश करा सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि अगर इस तरह की घटना कुछ आपके साथ भी हो रही है और आप भी कुछ इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि आपने वाइफ के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है, लेकिन कंप्रोमाइज होने के बाद भी
आपका जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खत्म नहीं हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट से किस आधार पर क्वेश करा सकते हैं अपने केस को। देखिए, केस क्वेश कराने के लिए आपको मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि केस क्वेश कराने में केवल आपका एक ही बार का एक्सपेंस रहेगा आपको हाई कोर्ट से क्वेश कराने के लिए। आपको जो डेली आपको जो कोर्ट में आपको जो गवाही होगी तो आपको जाना पड़ता है, उसके बाद हर पेशी पे एक्यूज्ड को उपस्थित होना पड़ता है, या फिर वकील के थ्रू आपको 317 ऑफ सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से एक्यूज्ड बच जाता है। अब जहां तक बात है कि आप 498A के मुकदमे को किस तरह से किस आधार पर क्वेश करा सकते हैं, साथियों, अगर आप किसी भी केस को क्वेश कराना चाहते हैं, किसी भी केस को रद्द कराना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये आप उस केस को रद्द करा सकते हैं मेरिट के आधार पर। मेरिट के आधार पर मेरा मतलब ये है कि आपका जो केस है उसमें गुण और दोष के आधार पर कह सकते हैं कि आप इस प्रकार से डिसाइड करें कि किस प्रकार से जो एफआईआर में जो फैक्ट लिखे गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, और प्रथम दृष्टया ही आप अगर हाई कोर्ट में ये संतुष्ट कर पाए और अपनी पिटीशन में संतुष्ट कर पाए कि वो फैक्ट ही गलत हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया और ये कहा कि आप इस दिनांक को आपने उनके साथ मारपीट किया। अब उस दिनांक को मान लीजिए कि आप उस जगह पे थे ही नहीं, आप कहीं बाहर थे, आपके पास ऐसा प्रूफ है, आपके पास टिकट है, या फिर आप कहीं दूसरे जगह मीटिंग में थे वहां पे आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है कि आप वहां पे थे ही नहीं, आप कहीं दूसरी जगह पे थे, तो उस या तो वैसी कंडीशन है। या फिर दूसरा हमने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ रहते हैं दूसरी जगह पे और जो उनके जो सास ससुर होते हैं वो रहते हैं दूसरी जगह पे, लेकिन वाइफ जब भी घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराती है उसमें वो अक्सर सास ससुर का नाम ऐड करा देती है। तो ये एक अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इस आधार पे कि अगर जहां पे सास ससुर साथ में नहीं रह रहे हैं तो उनके खिलाफ आप इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि आपके साथ में रहें। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी है, मान ली कि 3-4 सालों से हस्बैंड और वाइफ कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं और सास ससुर कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं, बाकी सास ससुर का जो परिवार है, चाहे उनकी ननद हो वाइफ की या फिर चाहे देवर जेठानी जो भी, अगर वो अलग रह रहे हैं तो उस कंडीशन में 498A के अंतर्गत सास ससुर को दोषी नहीं माना जाता है और उनके खिलाफ जो ये जो केस है उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। तो अक्सर हमने देखा है कि सास ससुर के मामले में हाई कोर्ट जो एफआईआर है उसको रद्द कर देता है, क्वेश कर देता है सास ससुर और ननद देवर जेठानी के खिलाफ, लेकिन हस्बैंड चूंकि वहां पर रह रहा है उसके खिलाफ नहीं करता है। तो हस्बैंड को वहां पे अगर हस्बैंड के साथ जिस तरह की समस्या है कि वहां पे नहीं था तो इस आधार पर वो भी क्वेश करा सकता है एफआईआर को। अब जो हमने आपको दूसरा तरीका बताया कि जहां पे आप लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं एक दूसरे से, आपका वाइफ के साथ समझौता हो गया है, अब वहां पे आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले तो जो धाराएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं उन धाराओं को आप 320 का एप्लीकेशन लगा के उन धाराओं के अंतर्गत आप समझौता कर लीजिए। जैसे हमने आपको बताया कि बाकी धाराएं के अंतर्गत आप समझौता कर लेंगे, लेकिन आप 498 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 4 ऑफ डाउरी एक्ट के अंतर्गत कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, क्योंकि हमारे 320 में प्रावधान ही नहीं है कि ये इनको कहा गया है नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन, मीन्स कि ये कंपाउंड नहीं किया सकता है। लेकिन हमारे कानून में साथियों जो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी है, ये हाई कोर्ट को एक प्रकार से कह सकते हैं हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट पावर कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के पास अंतर्निहित शक्ति है जिसका उपयोग करके हाई कोर्ट इस तरह की धाराओं को क्वेश कर सकता है, इस तरह की धारा को रद्द कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को आप ये सेटिस्फाई कर दें कि वास्तव में जिस प्रकार का सर्कमस्टेंस है उस कंडीशन में केस चलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केस चलाने के बावजूद भी आप किसी को सजा नहीं दे पाएंगे। पहला तो यह कि आप किसी व्यक्ति को वहां पे सजा होने की संभावना नहीं है। दूसरा ये है कि वहां पे इनजस्टिस किसी के साथ में नहीं हो रहा है। और तीसरा आप कह सकते हैं कि जहां पे एंड ऑफ जस्टिस हो, मतलब लोगों को न्याय मिल सके, इस आधार पर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लोगों का टाइम ना खराब हो। और इन लोगों ने अपने साथ समझौता कर लिया है और वो आपसी मनमुटाव की वजह से उन्होंने केस दर्ज करवा लिया था, इस आधार पे केस को क्वेश किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन आधार पर अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया है और आप उसका एफिडेविट भी बना लें, आप वहां पे चाहें तो वाइफ को हस्बैंड को दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों को अलग किसी दोनों को अलग एडवोकेट एरिया प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे हम क्वेश, हमें कोई दिक्कत नहीं अगर इस एफआईआर को क्वेश किया जाता है। तो इस कंडीशन में आप हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हमने काफी सारे इस तरह के केस देखे हैं कि जहां पे
मैट्रिमोनियल केस में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे क्वैश कर लिया जाता है। साथियों, जो एफआईआर क्वैश करने का जो हाई कोर्ट का कह सकते हैं कि एक डिस्क्रेशन है, जो विवेकाधिकार है, हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि जो हमारे कानून में बताया गया है कि अगर जो भी ऑफेंस है कुछ ऐसा ना हो कि जिससे सोसाइटी में एक बैड इम्पैक्ट हो, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मर्डर का केस है, कोई रेप का केस है, कोई डकैती का केस है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत मामला है, तो इस तरह के जो मामला है, फिर जैसे एनडीपीएस का मामला है, इस तरह के जो गंभीर मामले हैं उस प्रकार उस कंडीशन में हाई कोर्ट अमूमन क्वैश नहीं करती है। लेकिन जहां कुछ इस प्रकार के केस होते हैं जो कि हल्के फुल्के नेचर के कह सकते हैं, कितने ग्रीवियस नेचर के ऑफेंस नहीं होते हैं, और जैसे खासकर जो मैट्रिमोनियल और जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, इस तरह के मामलों में कोर्ट ने ऐसा माना है कि इस तरह के मामले छोटे छोटे वाद विवाद में भी दर्ज करा दिए जाते हैं। इसलिए इस तरह के मामलों में जो 482 की जो प्रोसीजर है एफआईआर को क्वैश करने के लिए, उसको अपनाया जा सकता है। साथ ही इस बारे में आपको मैं 2 जजमेंट बता रहा हूं। इन जजमेंट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हाई कोर्ट 482 में अगर आप हाई कोर्ट के अंतर्गत ये जो फैमिली डिस्प्यूट के मामले अगर आप ले जा रहे हैं एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, तो उस बारे में हाई कोर्ट की क्या टिप्पणी रहती है और इससे पहले हाई कोर्ट ने उस पर क्या कमेंट किया है इस तरह के केस में। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये केस है आपका सीजू एट पप्पू एंड अनदर्स वर्सेस राधिका एंड अनदर्स के नाम से है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ऐसा बताया गया कि वेयर देयर इज नो चांस ऑफ रिगार्डिंग कन्विक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन एंड द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ अ ट्रायल इज डेस्टिन्ड टू बी एन एक्सरसाइज इन futility, the criminal case registered against the accused person, though it may not be compoundable, can be quashed by the High Court in exercise of पावर अंडर सेक्शन 482। इस केस में भी वही बताया गया है कि जहां भी संभावना ना हो कन्विक्शन की और किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो किसी का, वहां पे जस्टिस के लिए इस तरह के केस को रद्द किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक दूसरा केस भी है, उस केस की भी में भी यही बातें बताई गई हैं। यह है जियान सिंह एंड स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के नाम से है, और इसमें ऐसे में मेनली 2 पॉइंट बताए गए हैं कि वहां पे हाई कोर्ट को अपने इस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट एब्यूजर प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। जहां पे उसको कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि अनावश्यक रूप से जो कोर्ट की जो प्रोसेस है वो एब्यूज हो रही है, या फिर जहां पे एंड ऑफ जस्टिस है, जहां के हमारे इस फैसले से लोगों को न्याय मिलेगा, वहां पे इस कंडीशन में एफआईआर को रद्द किया जाना ही बेहतर विकल्प होगा। तो इस कंडीशन में एफआईआर हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर को क्वैश कर लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस टॉपिक आपको बताया है ये टॉपिक आपके निश्चित तौर पर हेल्पफुल होगा, और आपके अगर इससे अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके मुझे उसके थ्रू बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।